अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में आज हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन और उसकी जो दो टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। पहले हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ वस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इन्फेक्शंस एंड टिश्यू डैमेज दैट ब्रिंग्स सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ host defense from the circulation to the site where they are needed to eliminate the offending agent। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन एक रिस्पॉन्स है, एक कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स होगा। जब हमारे पास वस्कुलराइज टिश्यू का मतलब है कि जिधर ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, वो वस्कुलराइज चीज़ होगी। जो वस्कुलराइज टिश्यूज़ हैं उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या टिश्यू डैमेज हो जाए तो क्या होगा कि उस इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज की वजह से उस टिश्यू में एक रिस्पॉन्स डेवलप होगा और उधर इन्फ्लेमेशन, और वो रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, उस रिस्पॉन्स को हम इन्फ्लेमेशन कहेंगे। उस प्रोसेस में क्या होता है दैट ब्रिंग्स सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट डिफेंस फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइड। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास होस्ट डिफेंस है, हमारी हर किसी की बॉडी में एक होस्ट डिफेंस होता है। होस्ट डिफेंस में हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, फेगोसाइड्स होते हैं, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ल्यूकोसाइड्स होते हैं। वो ये होस्ट डिफेंस क्या करते हैं कि हम आके वो उधर से हमारे पास जो सेल्स और मॉलिक्यूल्स है उसमें से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और रिलीज़ कहाँ से होते हैं? फ्रॉम द सर्कुलेशन। वो ब्लड फ्लो से सर्कुलेशन में फ़्लो करते हैं टू द साइड, उस साइड पे जिधर वे दे आर नीडेड, उस साइड पे जहाँ उसकी ज़रूरत है, ताकि वो जो ऑफेंडिंग एजेंट है, ऑफेंडिंग एजेंट का मतलब जो हमारे इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है, जिस वजह से भी हुआ है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन एक रिस्पॉन्स है वस्कुलराइज टिश्यू का। वस्कुलराइज टिश्यू में कोई भी इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज हो जाए तो एक रिस्पॉन्स डेवलप होता है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि होस्ट डिफेंस जो होता है हमारी हर किसी की बॉडी में होता है, एंटीबॉडीज, ल्यूकोसाइड, यहाँ से क्या होती हैं कि सेल्स और मॉलिक्यूल्स उस होस्ट डिफेंस से मूव करती हैं ब्लड सर्कुलेशन से उस साइड पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, मतलब कि जहाँ पे वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है उधर जाके वो इन्फेक्शन को वो एलिमिनेट करती हैं, ठीक है। इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स 5 स्टेप्स हैं, और आपको ये 5 स्टेप्स किस तरह याद होंगे? आपने 5 स्टेप्स इस तरह से याद करने कि हर स्टेप्स जो है वो आर से शुरू हो रहा है, तो 5 आर के नाम से आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे, ठीक है। 5 आर, हर स्टेप जो है आर से शुरू हो रहा है, तो ये हर स्टेप में हमारे पास आर से ही लफ्ज़ शुरू होगा, तो आपको याद हो जाएंगे। पहला स्टेप जो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंजरियस एजेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ लिकोसाइड, रिमूवल ऑफ एजेंट, 4 रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ द रिस्पॉन्स, और 5th रेजोल्यूशन रिपेयर। इन 5 स्टेप्स को हम एक एक दफ़ा देख लेते हैं इनका क्या मतलब है। पहला स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंजरियस एजेंट। इसका मतलब है कि कोई भी इंजरियस एजेंट है हमारे भी, ये एक टिश्यू है एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी वायरस आ जाता है, कोई भी इन्फेक्शन टॉक्सिन आ जाता है, तो ये इंजरियस एजेंट होगा। ये जो रेड से मैंने बनाए हुए ये टॉक्सिन्स होंगे या इंजरियस एजेंट्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा? रिकग्नाइजेशन ऑफ इंजरियस एजेंट। होस्ट सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, होस्ट सेल्स जैसे ल्यूकोसाइड्स, फेगोसाइड्स, एंटीबॉडीज़, कम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये सारे आके इसको रिकॉग्नाइज करेंगे ये वाकई में हमारे पास इंजरियस एजेंट है कि नहीं। फिर स्टेप 2 से क्या होगा? रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड्स। स्टेप 2 में क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड है उसमें से सर्कुलेशन से हमारे पास जो ल्यूकोसाइड्स हैं, जब होस्ट सेल ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि वाकई में ये है, तो ल्यूकोसाइड ब्लड सर्कुलेशन से या प्लाज्मा ब्लड सर्कुलेशन से निकलेंगे और वो उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इस टिश्यू में इन्फेक्शन हुआ है, ये सारी मूव सर्कुलेशन सब मूव करते हुए उस टिश्यू में चली जाएंगी और वहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे और उनके साथ फाइट करेंगे, क्योंकि ल्यूकोसाइड्स, एंटीबॉडीज़, इन सब का जो होस्ट डिफेंस का काम यही होता है कि वो जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन या बैक्टीरिया वगैरह अंदर दाखिल हो जाते हैं उनको रिमूव करना, उनके अगेंस्ट फाइट करना। तो ये इनके साथ फाइट करेंगे, उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ द एजेंट। जब यहाँ पे ये आगे ल्यूकोसाइड्स, तो ये इनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये रिमूवल ऑफ द एजेंट।
फोर्थ क्या है, रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ द रिस्पॉन्स। जब ये यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास जो सारा टिश्यू है वो कंट्रोल, जो उसका टिश्यू का जो फंक्शन है वो कंट्रोल में हो जाएगा, टिश्यू अपना प्रॉपर फंक्शन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका जो कोई भी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी जब ये ल्यूकोसाइड इधर आएंगे। फिफ्थ स्टेप्स क्या है, फिफ्थ स्टेप है रेजोल्यूशन रिपेयर। फिफ्थ स्टेप ने ये कि रेजोल्यूशन पे जब ये हमारे पास ल्यूकोसाइड आके इसको रिमूव कर देंगे और जब टिश्यू की रेगुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास फिफ्थ स्टेप में रेजोल्यूशन टिश्यू रिपेयर हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन प्रोसेस हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के जो साइंस होते हैं उनको हम कार्डिनल साइंस भी कहते हैं। पहला है, 5 है वो, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। ये आपको याद रखना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है कि आप कार्डिनल साइंस बताएं इन्फ्लेमेशन के। तो 5 साइंस हैं, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेशन का जो कॉज है वो क्या है। इन्फ्लेमेशन जो होती है वो किस वजह से होती है। पहली बात तो ये इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन मतलब कोई भी बैक्टीरिया, वायरल या फंगल, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अगेंस्ट हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिर हम देख लेते हैं टिश्यू निक्रोसिस। हम टिश्यू निक्रोसिस जब भी हमारे पास होगी, निक्रोसिस होगा टिश्यू का, तो हम वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखते हैं। अब टिश्यू नेक्रोसिस किस वजह से हो सकते हैं, ड्यू टू इस्कीमिया, ट्रॉमा, फिजिकल और केमिकल इंजरी की वजह से हो सकती है। फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन जो हो सकती है फॉरेन बॉडीज़ की वजह से हो सकती है। फॉरेन बॉडीज़ जो हो सकती हैं वो एक्सोजेनस या इंडोजेनस होती हैं। अब एक्सोजेनस जो फॉरेन बॉडीज़ हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्प्लिंटर्स, डर्ट, सूचर्स, जो बाहर से हमारे पास आएंगे फॉरेन बॉडीज़, उनको हम एक्सोजेनस कहेंगे। इंडोजेनस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगी, जैसे कि यूरेट क्रिस्टल जो कि गाउट में हमारे पास होता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, जैसे कि आथीरोस्क्लेरोसिस में हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जब बिल्डअप शुरू हो जाता है, प्लेग बनना शुरू हो जाती हैं आर्टरीज में, तो ये हमारे पास एंडोजेनस फॉरेन बॉडीज होंगी। लिपिड्स देख लेते हैं, लिपिड्स से क्या होगा, ओबेसिटी हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। फिफ्थ कॉज ये है कि इम्यून रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इम्यून रिएक्शन मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेज आ सकती हैं, इसमें एलर्जीज आ सकती हैं, तो ये सारी इम्यून रिएक्शंस हैं। अब हमारे पास ये कॉज हो गए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। दो टाइप्स है इन्फ्लेमेशन की, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो है वो डेफिनेशन क्या है, द इनिशियल रैपिड रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज। इसका मतलब है कि कोई भी रैपिड या इनिशियल रिस्पॉन्स हो इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन जैसे ही होगा उसके जो रिस्पॉन्स होगा वो रैपिड, इनिशियल, फास्ट होगा, तो उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहेंगे। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होगा, इफ इनिशियल रिस्पॉन्स फेल्स टू क्लियर द स्टिमुलस द रिएक्शन प्रोग्रेस टू द प्रोट्रैक्टेड टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो अगर वो फेल हो गया है, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे पास उसका जो प्रोसेस है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई और वो प्रोलॉन्ग है, ठीक है। और जो स्टिमुलस है उसको भी हम, जो ऑफेंडिंग एजेंट है या इंजस्ट स्टिमुलस है, हम उसको क्लियर नहीं कर पाए और जो हमारा इन्फ्लेमेशन है वो प्रोलॉन्ग है, तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब इसकी जो ऑनसेट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का वो फास्ट है, जैसे कि मैंने बोला कि इन्फेक्शन हुआ तो फास्ट हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहेंगे। तो ये फास्ट है, मिनट्स टू आवर्स तक होता है, ठीक है। और जो क्रोनिक है वो स्लो है, प्रोग्रेसिव है, मतलब ग्रेजुअल स्लो होगा, ठीक है। और जो इसमें है डेज, क्रोनिक का मतलब जो होता है वो डेज या वीक तक जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहेंगे। अब हम देख लेते हैं सेलुलर इनफिल्ट्रेट। अब इसमें जो हमारे पास सेलुलर इन्फिल्ट्रेट आ जाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो उस एक्यूट इन्फ्लेमेशन को आके जो होस्ट सेल्स हैं वो आके जो इसको रिमूव करवाएंगे। होस्ट सेल कौन कौन से, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपने याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मोनोसाइट्स,
मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं। अब जो टिश्यू इंजरी की बात करें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में माइल्ड हो सकती है और सेल्फ लिमिटेड। सेल्फ लिमिटेड का मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो सकती है और बहुत ही माइल्ड होगी। क्रोनिक में ये सिवियर होगी और प्रोग्रेसिव होगी। अब लोकल एंड सिस्टेमिक साइन, जो उसमें सिस्टेमिक साइन होंगे वो प्रोमिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमें प्रोमिनेंट नजर आएंगे और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लेस सिस्टेमिक साइन होंगे। ठीक है, सिस्टेमिक साइन का मतलब यही है कि हमारी जो होल बॉडी में उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो नज़र आएगा, प्रोमिनेंट होगा, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में वो बहुत ही एक्यूट इन्फ्लेमेशन से थोड़ा सा कम होगा। अब हम देख ले रहे हैं डिसऑर्डर कॉज बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से जो डिसऑर्डर हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो डिफरेंस है एक्यूट और क्रोनिक का वो भी आ सकता है पेपर में, वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हो। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की डिसऑर्डर डिफरेंट है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की डिफरेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो आ सकती हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ सकते हैं, क्योंकि एक्यूट का लफ्ज़ है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें जो हमारे पास सेल और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे इंजरी में उसको हम न्यूट्रोफिल्स, इसमें न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होंगे। एस्थमा जो हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर है उसमें हमारे पास इसिनोफिल्स आईजीई एंटीबॉडीज होंगे जो आके उस इंजरी को ख़त्म करेंगे। जो सेल्स और मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे वो इसिनोफिल आईजीई एंटीबॉडीज होंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जब कोई डिसऑर्डर होगा उसमें हमारे पास एंटीबॉडीज और कंप्लीमेंट प्रोटीन न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होंगे। सेप्टिक शॉक होगा तो उसमें हमारे पास साइटोकाइंस होंगे। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हम देख लेते हैं, हमारे पास आर्थराइटिस है तो हमारे पास लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और एंटीबॉडीज होंगे। इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे। एस्थमा में हमारे पास इसिनोफिल्स आईजीई एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, एस्थमा दोनों में है। आथीरोस्क्लेरोसिस में हमारे पास मैक्रोफेजेस होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे और पल्मोनरी फिब्रोसिस में हमारे पास मैक्रोफेजेस और फिब्रोब्लास्ट होंगे। ये हमारे पास डिसऑर्डर आ गए। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि एडेमा की। एडेमा होता क्या है? अब एडेमा क्या होता है कि एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यूज और सीरस कैविटी। इसका मतलब है कि कोई भी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए इंटरस्टिशियल टिश्यू में और जो कैविटीज़ हैं उसमें, तो उसको हम एडेमा कहेंगे। एडेमा जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट। अब एक्सुडेट का मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स दैट हैज़ हाई प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेलुलर डेब्रीज। एक्सुडेट में हमारे पास क्या होगा कि एक्स्ट्रा वस्कुलर ये भी फ्लूइड होगा और इसमें क्या होगा कि हाई प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होगी और सेलुलर डेब्रीज भी हमारे पास ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम ट्रांसुडेट को देखें, ये भी हमारे पास फ्लूइड है लेकिन इसमें क्या होगा कि लो प्रोटीन कंटेंट होगा, लिटिल और नो सेलुलर मटेरियल, बहुत ही कम, और सेलुलर मटेरियल जो होगा बहुत ही कम होगा इसमें। फिर एक्सुडेट में दूसरा डिफरेंस है, ऑकर्स ड्यू टू द इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी बाय एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि जब एक्सुडेट जो है वो ओकर होगा ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। जब कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जब भी वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तो क्या होगा, हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाएगी। और जब कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा वस्कुलर इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो सारा बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये एक्सुडेट होगा। लेकिन अगर हम ट्रांसुडेट की बात करें तो वो होगा ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर and decrease increase capillary hydrostatic pressure and decrease capillary oncotic pressure। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसुडेट है वो हमारे पास, जब हमारे पास कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये ट्रांसुडेट होगा, और जब कैपिलरी का ऑनकॉटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तब ये ट्रांसुडेट होगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको डिटेल में आगे जाके इसकी डायग्राम के साथ समझाऊंगी। अब इसमें जो एक्सुडेट में है, कॉमन कॉज क्या कौन कौन से, इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। लेकिन जो हमारे पास इसमें ट्रांसुडेट में है वो है कंजेस्टिव
हार्ट फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, प्रोटीन लूजिंग, एंट्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड लिवर सिरोसिस। ये हमारे पास दोनों डिफरेंस थे एक्सुडेट और ट्रांसुडेट का। इसमें अगली बात ये है कि पस और प्रूलेंट एक्सुडेट। अब ये एक्सुडेट की जो टाइप है, ठीक है, प्रूलेंट एक्सुडेट या उसको हम पस भी कहते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, ये एक इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है जिसमें हमारे पर रिच इन ल्यूकोसाइड, जिसमें हमारे ल्यूकोसाइड ज़्यादा होंगे, मतलब न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे, द डेब्रीज ऑफ द डेड सेल्स एंड माइक्रोब्स। इसमें हमारे पास जो पस और प्रूलेंट एक्सुडेट है, इसमें हमारे पास ल्यूकोसाइड्स, डेब्रीज और डेड सेल्स और जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। उस एक्सुडेट में वैसे हमारे पास प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर पस और प्रूलेंट एक्सुडेट है तो उसमें हमारा ल्यूकोसाइड की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ही ये एडिमा आता है, इसलिए मैंने आपको एडिमा क्या पहले बता दिया ताकि जब यहाँ पे कोई एडिमा का वर्ड आएगा तो आपको वो समझ आ जाएगा। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 4 स्टेप्स होते हैं। पहले क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है, ब्लड वेसल रिएक्शन, ल्यूकोसाइड रिक्रूटमेंट, क्लियरिंग ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट, फॉर टर्मिनेशन और रिस्पॉन्स। पहला स्टेप है कि हमारे पास ब्लड वेसल रिएक्शन। स्टेप 1 हम देख लेते हैं। ब्लड वेसल रिएक्शन में क्या होता है कि वस्कुलर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। वस्कुलर रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये कि जो चेंजेस इन द फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड फ्लो में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये कि जो परमेबिलिटी है वेसल की, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब ये दोनों क्या करती हैं, इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ल्यूकोसाइड आउट ऑफ द सर्कुलेशन इनटू द साइड ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। ये दोनों जो हमारे पास चेंजेस हैं, ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन की मूवमेंट, प्लाज्मा प्रोटीन और जो ल्यूकोसाइड है उनकी मूवमेंट को हेल्प करती हैं कि ताकि वो सर्कुलेशन से उस साइड पर चले जाएं जहाँ पे इन्फेक्शन और इंजरी हुई है। अब जो चेंजेस इन फ्लो ऑफ ब्लड है, हम पहले उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, चेंजेस इन वस्कुलर फ्लो या चेंजेस इन फ्लो ऑफ ब्लड एक ही बात है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो में क्या क्या चेंजेस आएंगी, पहला जो चेंज आएगा हमारे पास वेज़ोडाइलेशन होगी, दूसरा ये कि स्टेसिस और एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइड प्रिंसिपली न्यूट्रोफिल्स अलोंग द एंडोथेलियम, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी कि अब ये 2 पॉइंट्स हैं कि हमारे पास वेज़ोडाइलेशन क्या है। वेज़ोडाइलेशन में क्या है हमारे पास, हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन एक मेडिएटर है, ठीक है, मेडिएटर है इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। अब हिस्टामिन आके यहाँ पे जो हमारे पास ये ब्लड वेसल है, ये हमारे पास आर्टरीज हैं, ये कैपिलरीज हैं और ये वेन्स हैं, ठीक है। हिस्टामिन आके यहाँ आर्टरीज में क्या कराएगा, वेज़ोडाइलेशन करवाएगा। पहले थोड़ी सी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी, उसके बाद वेज़ोडाइलेशन स्टार्ट होगी। थोड़ी सी पहले वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, देन फिर वेज़ोडाइलेशन होगी। वेज़ोडाइलेशन की बात क्या होगा कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे हीट और रेडनेस आपको शो होगी, ठीक है। हीट और रेडनेस जो है वो साइन इन्फ्लेमेशन के। उसके बाद क्या होगा कि जब ये हमारे पास ब्लड फ्लो यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो एंडोथेलियम है, यहाँ पे एंडोथेलियम सेल्स हैं, वो क्या होंगे, वो उनकी जो है वो आके उनमें आके स्पेसेस, उनकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जो ये एंडोथेलियम मेम्ब्रेन है या वस्कुलर मेम्ब्रेन है, इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो एक्सुडेट है या फ्लूइड आप कह लो, वहाँ पे निकल के बाहर आएगा, जिसको हम कहेंगे प्रोटीन रिच फ्लूइड। जब ये सारा एक्सुडेट बाहर आ जाएगा तो क्या होगा कि स्टेसिस, स्लोइंग ऑफ ब्लड, स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी। स्टेसिस का मतलब स्लोइंग ऑफ ब्लड एंड वेजो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब स्टेसिस कैसे होगी, ब्लड फ्लो आप लोग जब आप लोग को पता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा है तो फिर स्टेसिस कैसे होगी। हम जब भी एग्जांपल है कि अगर हम जब भी एक पाइप है, ठीक है, अब इसमें से और एक स्मॉल पाइप है, इसका डायमीटर छोटा है और इसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है। अब इसमें से जो अगर हम पानी गुजारें इस पाइप में से, तो जो पानी है वो हमारे पास
तेज़ी से आएगा। लेकिन क्या होगा, जब इसका हम डायमीटर बड़ा कर देंगे, जो वाटर है वो हमारे पास उसको उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास वैसोडाइलेशन हुई है कैपिलरीज की, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका लार्ज डायमीटर है तो वहाँ पे जो वाटर है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए स्टेसिस शुरू हो जाएगा। और जब वाटर स्लो जो ब्लड है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, तो जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा जो हमारे पास था कि चेंजेस हो रही थी वस्कुलर परमेबिलिटी में। वो हम देख लेते हैं कि वस्कुलर परमेबिलिटी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। वो कैसे हो रही थी कि रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम सेल्स, दूसरा एंडोथेलियल इंजरी एंड ट्रांससाइटोसिस। इसको एक्सप्लेन मैं इस डायग्राम से कहती हूँ कि पहले हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसमें हमारे ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है और एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा कि वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी, जो रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियम सेल्स की जो सेल्स जो हैं आपस में जो हैं वो एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनकी रिट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कि उसमें स्पेस बीच में बनना शुरू हो जाएगी, ताकि वो जो एक्सुडेट है, जो फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू हो जाए, या ल्यूकोसाइड्स है वहाँ से बाहर आना शुरू हो जाए। ये होंगे इंड्यूस बाय हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये हमारे पास तीनों मेडिएटर्स हैं, इनकी वजह से ये हमारे पास रिट्रैक्शन होगी एंडोथेलियम सेल्स की। ठीक है, ये हमारे पास रैपिड होगी और शॉर्ट लिव्ड होगी, बहुत ही कम टाइम के लिए होगी। फिर एंडोथेलियल इंजरी जो है, परमेबिलिटी जो है वो तीन तरह से हो सकती है इंक्रीज। एक तो मैंने बताया रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, दूसरा एंडोथेलियल इंजरी की वजह से कि एंडोथेलियल है वो इंजर्ड हो जाए, उसकी वजह से भी यहाँ पे हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये कैसे होगी, किसी भी बर्न या किसी भी माइक्रोबियल टॉक्सिन की वजह से। ये हमारे पास रैपिड है और मे बी लॉन्ग लिव्ड, इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, मतलब डेज टू आवर्स तक इसका ड्यूरेशन है। तीसरा पॉइंट ये है कि परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, ट्रांससाइटोसिस की वजह से भी इंक्रीज हो सकती है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और वो कैसे होगी, VEGF जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं विस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो आके इसको प्रमोट करेगा ट्रांससाइटोसिस को। ठीक है, इस तरह से हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद जो इसके जो सेकंड स्टेप्स हैं, ये मैंने आपको इसका फर्स्ट स्टेप बताया था इस वीडियो में, जो इसका सेकंड स्टेप है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।